हेलो बच्चों, नमस्कार। अपन का जो अध्याय चल रहा था सरकार, उसकी कड़ी में लोकसभा और राज्यसभा के बाद अगला है राष्ट्रपति। जैसा कि आपको पता है, ये चैप्टर सभी कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संसद के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस चीज़ का उल्लेख किया हुआ है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं कर सकता है या राष्ट्रपति के अधीनस्थ जो पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा किया जा सकता है। या तो अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा किया जा सकता है या स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद व भारत का जो महान्यायवादी होता है, ये संघीय कार्यपालिका की कड़ी हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, इनके अलावा भारत का महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का मेंबर होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। इसको हम कई नामों से पुकार सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे औपचारिक प्रधान, औपचारिक, वैधानिक प्रधान या संवैधानिक प्रधान या संवैधानिक प्रधान। इन तीनों नामों में से कोई सा भी हो, इनका मतलब एक ही है, औपचारिक। औपचारिक का मतलब समझते हो तुम, नाम मात्र का। कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान, वो भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होता है, इसलिए इसको औपचारिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैधानिक विधान के अनुसार, संवैधानिक संविधान के अनुसार। तो इन तीनों शब्दों अगर आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। औपचारिक प्रधान, वैधानिक प्रधान और संवैधानिक प्रधान। तो इसमें चैप्टर में है राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, अर्थात वैधानिक या संवैधानिक जो भी है, जबकि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कैसा प्रधान होता है? वास्तविक प्रधान। तो अपन को इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, औपचारिक प्रधान तो कौन होता है? औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान होता है पीएम प्लस उसका मंत्रिमंडल। पीएम प्लस उसका मंत्रिमंडल। योग्यताएं, जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए उसकी आयु। अब आप इसमें आयु में देखो, लोकसभा में हमने 25 वर्ष पढ़ी थी, राज्यसभा में हमने 30 वर्ष पढ़ी थी और राष्ट्रपति के लिए हम 35 वर्ष पढ़ रहे हैं। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की सभी योग्यताएं होनी चाहिए उसमें। अब लोकसभा निर्वाचित होने की सभी योग्यताएं कौन कौन सी होती है? एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। उसके बाद वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए वो।
लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए किसी पर भी, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको दिवालिया, कौड़ी या पागल घोषित नहीं हुआ होना चाहिए। ये सब भारत के राष्ट्रपति के कैंडिडेट की योग्यताएं हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, जैसा कि आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था राज्यसभा में, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मतदान करते हैं, जनता सीधे मतदान नहीं करती है। इसमें एक शर्त है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मत पद्धति इसको बोलेंगे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके तहत राष्ट्रपति का मतदान होता है। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन सदस्य किस प्रकार के होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, मनोनीत नहीं, ध्यान रखना है। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, मनोनीत नहीं। संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्य होने चाहिए, कौन से? निर्वाचित, मनोनीत नहीं। पहले संसद के दोनों सदन प्लस राज्य विधानमंडलों के सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते थे, लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 में ये प्रावधान कर दिया गया है कि संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। महाभियोग, अगर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को अपने पद से पदच्युत करना, पद मुक्त करना, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अब ये किन शर्तों पे लगाया जाता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन करता हो, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वह अपने पद की गरिमा को बनाने में विफल रहा हो, ऐसी स्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का अधिकार संसद के प्रत्येक सदन को है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। महाभियोग चलाने का अधिकार संसद के प्रत्येक सदन, किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आगे है अभियोग चलाने वाली सदन की समस्त सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। हाँ, जिस सदन में, अब संसद के 2 सदन हैं, संसद के 2 सदन हैं, एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा में से जो भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा, उस सदन के 1/4 अर्थात कुल सदस्य संख्या, जो पूरे सदस्य संख्या है, जैसे लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन निर्वाचित होते हैं 543 प्लस 2 अर्थात 545। राज्यसभा में 238 प्लस 12 बराबर 250।
तो राज्यसभा में लाया जाएगा तो इसका 1/4, लोकसभा में लाया जाएगा तो इसका 1/4 संख्या बल के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होने आवश्यक है। अभियोग प्रस्ताव सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस सदन में प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रथम सदन में प्रस्ताव पर 14 दिन तक विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे मान लो लोकसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया, प्रस्ताव लाया गया, तो 14 दिन तक लोकसभा उस पर विचार विमर्श करेगी। उसके बाद उसको पारित करके दूसरे सदन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरे सदन द्वारा भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। और इसमें एक शर्त है, या तो दूसरा सदन स्वयं उसकी जांच करेगा प्रस्ताव की, या फिर कोई कमेटी नियुक्त करके और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगर वो सही पाया जाता है तो प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया जाएगा। और प्रस्ताव स्वीकृत होने की स्थिति में जिस तारीख को प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से पदच्युत माना जाएगा। राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। अब है राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ व कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियाँ 2 प्रकार की है। एक तो है राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ और दूसरी है संकटकालीन शक्तियाँ। सामान्य शक्तियों में है राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति कई जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे कौन कौन से पद हैं? भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री तथा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में भारतीय जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से, पीएम की सलाह से एक तो मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किन की नियुक्ति? मंत्रियों की। एक राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपालों की। और जो न्यायालय हैं दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा महालेखा परीक्षक होता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है और इसके सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा विदेशों में जो राजदूत होते हैं, राजदूतों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद वैदेशिक क्षेत्र में सेवा, यह तो हो गई महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसकी विदेश नीतियों के मामले में क्या मामला होता है। पहली बात तो ये है कि जो भारत की विदेश नीति है, विदेशों से दूसरे देशों से जो समझौता किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से?
राष्ट्रपति के नाम से। क्यों? क्योंकि देश की जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार चलती है और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक मुखिया होता है। तो जिस देश की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है उस देश का शासन, विदेश नीति सब राष्ट्रपति के नाम से चलती है। इसलिए इसको स्टाम्प सील कहा जाता है, राष्ट्रपति को स्टाम्प सील कहा जाता है। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जो वैदेशिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और जितने भी वैदेशिक रणनीतिक फैसले होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये कई पहलू ऐसे हैं जो जितने भी वैदेशिक मामले हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और जो राजदूत होते हैं वो एज ए राष्ट्रपति के दूत होते हैं, वो राष्ट्रपति के आधार पर ही काम करते हैं। शासन संचालन संबंधी शक्ति, सामान्यकालीन शक्तियों में तीसरा है शासन संचालन संबंधी शक्ति। इस संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। देखो भाई साहब, शासन संचालन संबंधी शक्तियाँ, पहली बात तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसकी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है। शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है तथा इसके अलावा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित जो नियम है उनका निर्माण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चौथी शक्ति है संकट सामान्यकालीन शक्तियों में सैनिक क्षेत्र में शक्ति। आपको पता होना चाहिए चीफ ऑफ कमांडर, जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, भारत की तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इनका चीफ कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय जो राष्ट्रपति है वो संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और नई सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। इसमें कुछ शर्तें दी गई है। राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर तो होता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना, किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? संसद की। संसद की स्वीकृति के बिना न तो सेनाओं का प्रयोग कर सकता है, न युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो सैनिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, बशर्ते उसमें संसद की प्रमुख भूमिका होती है। संसद द्वारा बनाए कानूनों के आधार पर ही राष्ट्रपति सेनाओं
का प्रयोग कर सकता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है, बशर्ते उसमें संसद की स्वीकृति होना आवश्यक है। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को लोकसभा व राज्यसभा में दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई है। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा में लोकसभा में 12 सदस्य लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होता है, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति की क्या लगती है? स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति अगर किसी कानून पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस विधेयक को पारित नहीं माना जाएगा, कानून नहीं बन पाएगा वो। तो अपने निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को कुछ सुझाव दे सकता है संसद को। सुझावों के साथ वापस लौटा सकता है, संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। देखो, इसमें गौर करना है आपको। संसद के किसी भी सदन में, निषेधाधिकार के ऊपर बात चल रही है अपनी, संसद के किसी भी सदन में कोई प्रस्ताव पारित हुआ, फिर वह दूसरे सदन से भी उसकी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, तो वह कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसमें कुछ संशोधनों के लिए वापस संसद के पास उसको भेज सकता है, लेकिन संसद के द्वारा उसमें संशोधन करके और पुनः विचार करके वापस राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार में उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने ही होंगे और वह विधेयक पारित हो जाएगा और कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बन पाता है। हाँ, राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार का अधिकार है, वो कुछ समय के लिए उसको टाल सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश होता क्या है। कभी कभार क्या होता है, संसद के सत्र क्लोज हो जाते हैं और ऐसे समय में देश को किसी आवश्यक कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे समय में अध्यादेश लाया जाता है। उस अध्यादेश के दौरान जो कानून बनाया जाता है वो शक्ति राष्ट्रपति के पास है मात्र। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, संसद का अधिवेशन मतलब बंद हो गया हो, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे। जैसे मान लो संसद का अधिवेशन शुरू होता है, तो शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक अध्यादेश लागू रहता है। लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त कर सकती है। 6 सप्ताह तक तो ये अध्यादेश लागू रह सकते हैं अधिकतम। संसद अगर चाहे तो इसको 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त कर सकती है। वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की जो वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण है उसको रखवाएगा एज ए बजट। वित्त मंत्री
से राष्ट्रपति ही बजट को रखवाता है। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। जो धन विधेयक होता है उसको सिर्फ लोकसभा में रखा जाता है, और धन विधेयक और अनुदान की जो मांगे हैं वो लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती अगर उस पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं हो तो। अब न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में पहले बात तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, प्लस उच्च न्यायालय, दोनों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा, किसी कैदी को मृत्युदंड में क्षमादान देने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है मात्र। उसको राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कहा जाता है। संविधान में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में रखा गया है, बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है, किसी के अधीनस्थ नहीं रखा गया है। तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायालयों की कार्य व्यवस्था संबंधी जो व्यवस्था है, नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, और राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की फांसी की सज़ा हो चुकी है तो उसको क्षमादान सिर्फ राष्ट्रपति दे सकता है, या कुछ शिथिलता छूट दे सकता है उसमें। ये थी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्य काल में राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। अब दूसरी है उसकी संकटकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। अब संकटकालीन शक्तियाँ 3 स्थितियों में पैदा होती है। पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात किन स्थितियों में उद्घोषित किया जाता है, इसकी उद्घोषणा कब की जाती है। दूसरा है राज्य आपात की उद्घोषणा, और तीसरा है वित्तीय संकट की उद्घोषणा। ये कौन सी स्थितियों में किए जाते हैं। देखो, राष्ट्रीय आपात लागू होना, कौन कौन सी स्थितियां होने पर ही राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता है। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है। पहले आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय आपात को अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है, राज्य आपात को अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है, और वित्तीय आपात को अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। अब देखो, राष्ट्रीय आपात। युद्ध काल में मान लो किसी देश के साथ हमारे भारत का युद्ध चल रहा है, किसी दूसरे देश ने भारी आक्रमण, किसी भारी शक्ति ने देश के ऊपर आक्रमण कर दिया है, या देश के अंदर अशांति हो गई है। पहली बात तो युद्ध, बाहरी आक्रमण, और आंतरिक अशांति। इन 3 स्थितियों में युद्ध, किसी बाहरी शक्ति के द्वारा देश पर आक्रमण और आंतरिक अशांति, इन 3 शर्तों में कौन सा आपात, राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। ये राष्ट्रपति को शक्ति है। आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों में है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के तहत संविधान ने प्रदान किया है। राज्य आपात का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत हमारे भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है।
अब ये किन स्थितियों में पैदा होता है राज्य आपात? किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, कोई राज्य मान लो, वहाँ पे संवैधानिक तंत्र की विफलता, आपको पता है कि राज्य हो या केंद्र हो, दोनों जगह सरकारें किसके हिसाब से चलती है? संविधान के हिसाब से। और संवैधानिक प्रावधानों की विफलता के होने पर राज्य आपात, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राज्य आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है। तीसरी संकटकालीन शक्ति है वित्तीय आपात, वित्तीय संकट की स्थिति। जब देश में अर्थतंत्र की विफलता, आर्थिक संकट आ जाता है, आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वित्तीय संकट या वित्तीय आपात, वित्तीय आपात लागू किया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत, जो अब तक भारत में एक भी बार नहीं हुआ है। वित्तीय आपात की घोषणा भारत में अब तक नहीं हुई है। एक बार देख लो, राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात किन शर्तों में घोषित किया जा सकता है? किसी देश के साथ युद्ध, किसी बाहरी शक्ति के द्वारा देश पर आक्रमण करना, आंतरिक अशांति, इन 3 शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। राज्य आपात, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता सामने आने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य आपात की घोषणा की जा सकती है। उसके बाद है वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत। आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाने पर ही वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, जो भारत में अब तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। तो ये आपका राष्ट्रपति वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। आगे और भी आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आगे आपके लिए और अच्छा मैटर तैयार करके डाला जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।